नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प सरकारी रिपोर्ट्स और समाचारों पर नजर डालेंगे। देखेंगे कि भारत में तकनीक, आप कह सकते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी, खासकर सेहत को कैसे सुधार रही है। हमारे पास आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से कुछ खास उदाहरण हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को थोड़ा गहराई से समझें कि ये जो टेक सॉल्यूशंस हैं, ये असल में कैसे काम कर रहे हैं, इनका असली असर क्या हो रहा है, चाहे वो मच्छरों का स्मार्ट कंट्रोल हो या फिर टीबी जैसी गंभीर बीमारी का मैनेजमेंट। चलिए तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। सुना है वहां देश का पहला AI बेस्ड स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलेंस सिस्टम शुरू हुआ है, SMOS। जी हाँ, SMOS। ये अपने आप में काफी अनोखा है। मतलब अब मच्छरों से लड़ाई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, कैसे काम करता है? तो देखिए, इसमें AI वाले सेंसर हैं, ड्रोन भी इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टम न सिर्फ मच्छरों की गिनती करता है, बल्कि उनकी प्रजाति, लिंग, संख्या, ये सब पता लगाता है। और साथ ही मौसम का डेटा भी लेता है, जैसे तापमान, नमी। अरे वाह! और ये सब रियल टाइम में? हाँ, लगभग रियल टाइम। और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही किसी इलाके में मच्छरों की संख्या एक तय सीमा से ज्यादा होती है, तो सिस्टम अपने आप अलर्ट भेज देता है। अच्छा, फिर जो स्प्रे या फोगिंग करने वाली टीमें हैं, उन्हें फौरन बिल्कुल सही जगह पे भेजा जाता है। मतलब अब अंदाजे से नहीं, एकदम सटीक। बिल्कुल। पहले जिसे ब्लाइंड स्प्रेइंग कहते थे, अब वो नहीं। अब यह है डेटा आधारित लक्षित कार्रवाई। डेटा बताएगा कहाँ एक्शन लेना है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि केमिकल का इस्तेमाल कम होगा और शायद असर ज्यादा। निश्चित रूप से। केमिकल कम, लागत कम और असर ज्यादा, यही लक्ष्य है। ये पायलट प्रोजेक्ट अभी विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा जैसे 6 शहरों की करीब 66 जगहों पर चल रहा है और इसे नगर प्रशासन विभाग मतलब MOD देख रहा है। और मैंने सुना है ये पूरी तरह आउटसोर्स्ड है, किसी परिणाम आधारित भुगतान मॉडल पर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब जो कंपनी ये काम कर रही है, उसे पेमेंट तभी मिलेगा जब नतीजे दिखेंगे, जब मच्छरों की संख्या असल में कम होगी। अच्छा, तो ये तो परफॉर्मेंस लिंक्ड हो गया। बिल्कुल। ये सरकारी खर्च को सीधे नतीजों से जोड़ता है। एक तरह से देखें तो ये आंध्र प्रदेश को AI आधारित गवर्नेंस में काफी आगे ले जाने वाला कदम है। सोचिए ना, पहले कहाँ नगर निगम वाले अंदाजे से फॉगिंग करते थे। हाँ, वो तो होता था। अब उन्हें ठीक पता है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है और कौन सा है। ये वाकई में तकनीक का शानदार इस्तेमाल है। अच्छा, अब जरा तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। वहां भी तकनीक एक बहुत गंभीर समस्या टीबी से लड़ने में मदद कर रही है। कोई AI मॉडल है जो हाँ, टीबी के मरीजों में मृत्यु के खतरे का पहले से अनुमान लगा सकता है। सच में? ये कैसे संभव है? जी, ये भी देश में अपनी तरह का पहला मॉडल है। इसे TNK पहल के तहत राज्य की जो मौजूदा वेब बेस्ड प्रणाली है, टीबी सेवा या टीबी सेवा, उसमें जोड़ा गया है। ओके, तो इसमें होता क्या है? हर नए वयस्क टीबी मरीज का 5 पैमानों पर आकलन किया जाता है। उनका BMI, पैरों में सूजन है या नहीं, सांस की रफ्तार कैसी है, ऑक्सीजन लेवल क्या है और क्या वो बिना सहारे के खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी तो शायद पहले भी ली जाती होगी। AI इसमें क्या अलग कर रहा है? हाँ, जानकारी शायद पहले भी जमा होती थी, पर अब AI का कमाल ये है कि वो सिर्फ ये नहीं बताता कि मरीज सीरियस है या नहीं, वो मृत्यु की संभावना का प्रतिशत बताता है। प्रतिशत? जैसे गंभीर मामलों में ये 10% से 50% तक हो सकता है और जो कम गंभीर मामले हैं उनमें शायद 1 से 4%। अच्छा, तो इससे डॉक्टरों को या हेल्थ वर्कर्स को क्या मदद मिलती है? बहुत बड़ी मदद। अब वो सिर्फ अपने अनुभव पर निर्भर नहीं है, उनके पास एक वैज्ञानिक डेटा है जिसके आधार पर वो तुरंत फैसला ले सकते हैं कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करना है या नहीं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि टीबी से मौतें अक्सर इलाज के शुरू में ही हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर मौतें इलाज के पहले 2 महीनों में होती हैं और मरीज को अस्पताल लाने में देरी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये मॉडल, जिसे ICMR-NI ने विकसित किया है, इसी देरी को कम करने में मदद करेगा। और ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। ये जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच के 56,000 से ज्यादा मरीजों के डेटा पर आधारित है। तो ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI के बहुत ही ठोस उदाहरण हो गए। पर क्या तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शहरों या सिर्फ स्वास्थ्य तक ही है? गांव में भी कुछ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। ये दिखाती है कि तकनीक ग्रामीण विकास का भी एक अहम हिस्सा बन सकती है।
वृंदावन ग्राम, ये क्या है और इसमें तकनीक कहाँ है? तो इसका लक्ष्य है गांवों को वृंदावन ग्राम की तरह विकसित करना। इसमें फोकस गौपालन और जैविक खेती पर तो है ही, लेकिन साथ में सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और यहाँ तक कि ई-पंचायत जैसी तकनीकों को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी वृंदावन ग्राम में सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज बना दिए जाएं, तो जैविक सब्जियां खराब नहीं होंगी। या फिर ई-पंचायत के जरिए किसान सीधे मंडी के भाव जान सकें, सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकें। समझ गया। तो ये तकनीक गांवों की अर्थव्यवस्था और जीवन को भी बेहतर बनाने में काम आ सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे आंध्र प्रदेश में मच्छरों पर काबू पाया जा रहा है एआई से, तमिलनाडु में टीबी मरीजों की जान बचाने की कोशिश हो रही है, और मध्य प्रदेश में गांवों के विकास में भी तकनीक अपनी जगह बना रही है। हाँ, ये पहले दिखाती तो है कि तकनीक में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी उठते हैं जिन पर हमें सोचना होगा। जैसे क्या इन तकनीकी समाधानों का फायदा समाज के हर तबके तक, खासकर जो सबसे कमजोर हैं, उन तक बराबरी से पहुंच पाएगा? और दूसरा, इन सिस्टम से जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है भारी मात्रा में, उसकी सुरक्षा, उसकी प्राइवेसी, वो कैसे सुनिश्चित होगी? ये बहुत जरूरी सवाल हैं। मतलब तकनीक तो आ रही है, पर उसका न्यायपूर्ण और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे हो? हाँ बिल्कुल, भविष्य में इन पहलुओं पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी होगा।